24 अगस्त 2001 रात के करीब 10:30 बजे टोरंटो से लिस्बन जा रही फ्लाइट नंबर 236 अपने 4 घंटे के सफर को पूरा कर अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। सब कुछ ठीक था, पैसेंजर्स भी आराम कर रहे थे। सुबह के 5 बजे ही थे कि तभी कॉकपिट में बैठे पायलट को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चेतावनी मिली। एक ऐसी चेतावनी जिसने प्लेन में बैठे हर पैसेंजर, क्रू मेंबर और पायलट के होश उड़ा दिए। ये चेतावनी थी फ्यूल खत्म होने की। अब रात के सन्नाटे में प्लेन अटलांटिक ओशन में क्रैश होने को तैयार था। होस्टेस पैसेंजर्स को क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार कर रही थी। पैसेंजर्स की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। डर अपनों को खोने का, डर अपनों से दोबारा कभी ना मिल पाने का। कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई सन्न रह गया। इस घटना के कई पहलू थे और सबसे ज्यादा तकनीकी पहलू पर गौर किया गया, लेकिन फ्लाइट नंबर 236 के साथ जो हुआ उसका एक कारण मानसिक पहलू भी था। जी हाँ, मानसिक पहलू। कैसे, चलिए बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है कनाडा के टोरंटो शहर से, जहां 23 अगस्त 2001 की शाम फ्लाइट नंबर 236 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ पुर्तगाल के लिस्बन जाने की तैयारी कर रही थी। ये एक एयरबस A330 प्लेन था। छुट्टियों का सीजन था, ऐसे में ज्यादातर पैसेंजर्स वेकेशंस के लिए जा रहे थे। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, क्योंकि एयरबस A330 को उस समय सबसे सेफ और एडवांस प्लेन माना जाता था, जिसमें रॉल्स रॉयस के 2 ताकतवर इंजन लगे हुए थे, जो हजारों सेंसर्स पायलट को हर छोटी छोटी जानकारी देते हैं। इसे आसमान का सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट भी कहा जाता था। इसके अलावा प्लेन अभी सिर्फ 2 साल ही पुराना था। ऊपर से प्लेन की कमान 48 साल के कैप्टन रॉबर्ट पिश ने संभाल रखी थी, जिन्हें 16,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और ये किसी भी तरह की फ्लाइट को उड़ाने में एक्सपर्ट थे। हालांकि उनकी इस ब्राइट कहानी में एक दाग भी था और वो था 16 महीने की जेल। दरअसल रॉबर्ट को हाल ही में ड्रग्स की हेरा फेरी के इल्जाम में 16 महीने की कैद हुई थी। जेल से आने के बाद ये उनकी पहली फ्लाइट थी और वो अनजान थे कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है, जिसका सवेरा कभी होगा भी या नहीं, कोई नहीं जानता था। रॉबर्ट पिच का साथ देने के लिए प्लेन में को पायलट थे डिक डिएगा। 28 साल के डिक के पास भी करीब 5,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। सभी रूटीन चेकअप होने के बाद प्लेन में 48 मैट्रिक टन फ्यूल भरा जाता है, जो जरूरत से 5 टन ज्यादा था। इसके बाद प्लेन को रनवे तक पुश किया जाता है और रात के लगभग 9 बजे रॉबर्ट 306 लोगों के साथ टोरंटो से लिस्बन तक के 7 घंटे के सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। प्लेन टेक ऑफ होता है और जैसा तय था पायलट प्लेन को ईस्ट में घुमाकर 39,000 फीट की कर्सिंग एल्टीट्यूड पर ले जाते हैं। अब रात का समय हो चुका था, ऐसे में पैसेंजर्स भी सोने की तैयारी करते हैं। रात के अंधेरे में 39,000 फीट की ऊंचाई पर अब प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर था। ऐसे में रडार ना होने की वजह से पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी पोजीशन बतानी पड़ती है। साथ ही ये ध्यान रखना होता है कि जितनी यात्रा बाकी है फ्यूल उतना टैंक में होना चाहिए। देखते ही देखते सुबह के 5 बज गए। सब कुछ नॉर्मल था कि तभी पायलट की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी, जो कि एक चेतावनी दे रही थी और ये चेतावनी थी इंजन नंबर 2 के बारे में। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था कि ऑयल प्रेशर वॉज हाई, ऑयल क्वांटिटी वॉज लो एंड ऑयल टेम्परेचर वॉज लो। ये पायलट के लिए पहली बार था, क्योंकि इतनी अजीब चेतावनी उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। यूजुअली ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, पर यहाँ सब अलग था। पायलट ने फौरन ही एफकॉल मैनुअल चेक किया ताकि इस वार्निंग के बारे में कुछ पता चल सके, पर दुर्भाग्य से वहाँ कुछ था ही नहीं। मैनुअल में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो इस चेतावनी को प्रूव करे, पर पायलट किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फौरन कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में रेडियो पर बात की और इस वार्निंग के बारे में बताया। कंट्रोल रूम में बैठे लोग खुद इस वार्निंग को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर में जवाब देने को कहा और इधर पायलट डिस्प्ले पर वार्निंग को मॉनिटर करने लगे। दूसरी तरफ बिना किसी चिंता के बैठे पैसेंजर्स इस बात से अनजान थे कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। इधर पायलट ने सेंट्रल इकॉम डिस्प्ले पर देखा कि दोनों टैंक्स में फ्यूल बराबर नहीं है। लेफ्ट विंग में ईंधन राइट विंग की अपेक्षा असंतुलित है, जो घबराने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये हुआ कैसे, ये सोचने वाली बात थी, क्योंकि शुरुआत में दोनों टैंक्स में फ्यूल की मात्रा बराबर थी, तो फिर ये हुआ कैसे। खैर पायलट ने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि जब टैंक्स में ईंधन असंतुलित जैसी कंडीशन आती है तो उसे फिक्स किया जा सकता है। इसलिए पायलट ने फीड वाल्व को ओपन किया ताकि लेफ्ट विंग की टैंक से ईंधन राइट विंग में जा सके। फ्यूल फिक्स करने के बाद करीब 10 मिनट बीते ही थे कि पायलट्स को चेतावनी मिली कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए प्लेन में जितना फ्यूल चाहिए उतना है ही नहीं। और ये एक डराने वाली बात थी,
क्योंकि जब प्लेन में फ्यूल भरा गया था तो टोटल डिस्टेंस से ज्यादा था, करीब 5 टन ज्यादा। तो फिर ऑयल कहाँ गया? ऊपर से प्लेन इस वक्त 39,000 फीट की ऊंचाई पर समुंदर के ऊपर उड़ रहा था, और अगर यहाँ क्रैश लैंडिंग करते हुए पैसेंजर्स प्लेन से बाय चांस बच भी गए तो समुंदर की दुनिया उन्हें जीने नहीं देगी। पर इस भयंकर रात में एक उम्मीद की किरण थी, और वो अजोरस आइलैंड पर बना एक छोटा सा एयरपोर्ट था। पर परेशानी ये थी कि एयरपोर्ट भी प्लेन से 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर था, जबकि इस समय प्लेन में सिर्फ 7,000 टन फ्यूल ही बचा था। बेशक यह आपके हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन A330 की कैपेसिटी के हिसाब से ये सिर्फ 6% फ्यूल था, जो हर गुजरते सेकंड के साथ दुगनी रफ्तार से कम हो रहा था। और फ्यूल खत्म होने की ये स्पीड इस बात का इशारा थी कि फ्यूल टैंक से ईंधन लीक हो रहा है। अब सवाल ये था कि फ्यूल भला लीक कैसे हुआ, क्योंकि ना तो मौसम में कोई खराबी है जिस कारण टैंक पर कुछ असर पड़ा हो, ना ही कोई आवाज आई जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि बाहर प्लेन के साथ कुछ हुआ है, और रूटीन चेकअप में भी सब कुछ ठीक था। तो फ्यूल भला लीक कैसे हो रहा है? फिलहाल इस सवाल का जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी था 293 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान बचाना। इसलिए पायलट ने लिस्बन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर फ्यूल खत्म होने की जानकारी थी, और ये भी बताया कि वो रास्ता डाइवर्ट कर रहे हैं। देखते ही देखते फ्यूल की मात्रा 5 मिनट में 1 टन खत्म होने लगी, और अब सिर्फ 4.8 टन ही फ्यूल बाकी था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, फ्यूल तेजी से कम हो रहा था। इसलिए को पायलट ने सजेस्ट किया कि हम फ्यूल लीक की चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे, पर पायलट ने ये कहते हुए मना कर दिया कि चेकलिस्ट फॉलो करने पर हमें प्लेन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाना होगा, जो समुद्र के बीचों बीच सही नहीं है। फिलहाल वो 39,000 की ऊंचाई पर है, और इस ऊंचाई पर रहते हुए वो ज्यादा दूर तक उड़ान भर सकते हैं। पायलट कंफ्यूज थे कि करें तो क्या करें। तभी सुबह करीब 6:15 पर प्लेन का राइट इंजन काम करना बंद कर देता है, यानी उसका फ्यूल खत्म हो चुका था। पायलट प्लेन को लेफ्ट इंजन पर डालते हुए थोड़ी कम ऊंचाई पर लाते हैं, क्योंकि एक इंजन के सहारे 39,000 की ऊंचाई पर उड़ना संभव नहीं था। एक इंजन बंद होते ही फर्स्ट ऑफिसर ATC को पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि हम अभी भी एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर हैं, जबकि प्लेन में बहुत ही कम फ्यूल बचा है, जो बहुत कम है। इसी के साथ वो इमरजेंसी की घोषणा करते हैं, जिसके महज 13 मिनट बाद ही प्लेन का दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है, और पूरे प्लेन में घोर अंधेरा छा जाता है। कॉकपिट में भी अंधेरा था। पैसेंजर्स के हाथ पैर फूलने लगे थे कि अचानक क्या हुआ। इतने में एक पंखा, जिसे रैम एयर टरबाइन कहते हैं, वो चालू होता है और प्लेन में रोशनी आती है। दरअसल ऐसी कंडीशन में रैम एयर टरबाइन प्लेन के नीचे खुल जाता है और हवा के बहाव से बिजली बनाता है, जिससे प्लेन में उजाला रहे। इस वर्स्ट सिचुएशन में पायलट हॉस्टेस से पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग करने के लिए तैयारी करने को कहते हैं। इस घोषणा के साथ ही पैसेंजर्स के गले सूख जाते हैं। उनकी आंखों में एक डर था, मानो अब वो अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएंगे। इन सब की जिंदगी अब सिर्फ एक इंसान के हाथ में थी, और वो थे रॉबर्ट फिश, यानी कि पायलट, जिनके लिए इस अंधेरे में गहरे नीले पानी को देखना भी पॉसिबल नहीं था। पर वो हार नहीं मान सकते थे, क्योंकि उनके भरोसे सैकड़ों जिंदगियां थी। इसलिए वो समुद्र में क्रैश लैंडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर कोई प्लेन में बच भी गया तो समुद्र की दुनिया उसे जीने की इजाजत ही नहीं देगी। लिहाजा पायलट ने कैसे भी करके प्लेन को एयरपोर्ट तक ले जाने का निर्णय लिया। पर यह उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि प्लेन हर मिनट में 2000 फीट नीचे आ रहा था, और अभी 30,000 फीट का प्लेन है। मतलब सिर्फ 15 मिनट में प्लेन सीधा जमीन पर होगा। यानी कैप्टन के पास सिर्फ 15 मिनट थे इन लोगों को बचाने के लिए, जबकि प्लेन के ज्यादातर इक्विपमेंट सेंसर्स ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे। दरअसल A330 जैसे प्लेन्स में इंजन सिर्फ प्लेन को ऊपर उठाने का ही काम नहीं करते, बल्कि ये बिजली का मेन सोर्स भी होते हैं, ताकि प्लेन और हाइड्रोलिक्स को पावर मिल सके। अब क्योंकि इस फ्लाइट के दोनों इंजन बंद थे, तो कई उपकरण काम ही नहीं कर रहे थे, जिनमें हाइड्रोलिक्स भी था, जिस वजह से कैप्टन के लिए प्लेन को संभाल पाना मुश्किल हो गया। ऊपर से स्टीयरिंग और थ्रस्ट रिवर्सल नहीं थे, तो लैंड करना भी मुश्किल हो गया। इधर लजेस एयरपोर्ट पर ATT ने रनवे की लाइट ऑन करनी शुरू कर दी, ताकि पायलट को एयरपोर्ट दूर से दिख सके। वहीं पायलट ने भी जितना हो सके प्लेन को ऊंचाई पर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ऊंचाई से नीचाई पर जाना पॉसिबल है, लेकिन नीचाई से ऊंचाई पर जाना नहीं। लेकिन मुश्किलें कम थोड़ी थी। पायलट के सामने मिनिमम स्पीड 140 नॉट्स रखनी थी, ताकि टरबाइन घूम सके और कॉकपिट के उपकरण चलने लायक कम से कम बिजली बना पाए।
और अगर स्पीड ज्यादा हुई तो लैंड गियर खुलेंगे ही नहीं। इधर कॉकपिट में बैठे पैसेंजर्स की सांसें चढ़ने लगती है। अब जैसे ही एयरपोर्ट नजदीक आया वैसे ही पायलट ने देखा कि वो प्लेन को ऊपर रखने में कामयाब हो गए, पर प्लेन कुछ ज्यादा ही ऊपर था, जबकि एयरपोर्ट अब सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है और प्लेन 13,000 फीट की ऊंचाई पर, जबकि इतने कम डिस्टेंस में प्लेन की ऊंचाई 3,000 फीट होनी चाहिए। इस सिचुएशन से लड़ने के लिए पायलट प्लेन को 360 डिग्री रोटेट करते हैं, वहीं को पायलट लैंडिंग गियर को लोअर करते हैं। और विंग्स के आगे के स्लॉट्स को एक्सटेंड करते हैं ताकि स्पीड कम करने में थोड़ी मदद मिले और प्लेन एकदम नीचे ना जाए। हालांकि ये काफी रिस्की था क्योंकि यहाँ प्लेन रनवे से एकदम ऑपोजिट साइड में था और अगर कुछ हुआ तो उसे फिर से मोड़ना इम्पॉसिबल था। पर खुशकिस्मती से रनवे आने से पहले ही प्लेन वापस अपनी सीध में आ गया, पर प्लेन की ऊंचाई अभी भी परेशानी थी, जिससे बचने के लिए पायलट ने प्लेन को एस शेप में टर्न करते हुए रनवे तक लाने का फैसला किया और टेढ़े मेढ़े उड़ते हुए रनवे की तरफ आने लगे। इधर रनवे पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पूरी इमरजेंसी टीम तैयार थी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो समय रहते लोग की जान बचाई जा सके। वहीं पायलट का फोकस पूरी तरह से रनवे पर था, जबकि को पायलट स्पीड को मॉनिटर कर रहे थे। बिना फ्लैप्स के उन्हें अब अपनी स्पीड बराबर रखनी थी। जैसे जैसे रनवे नजदीक आ रहा था, को पायलट कैप्टन को स्पीड और एटीट्यूड बता रहे थे। पर यह आखिरी मौका था, इसलिए पायलट तैयार थे और फाइनली एक तेज झटके के साथ प्लेन रनवे पर उतरता है। झटका इतना तेज था कि 12 में से 8 टायर फट जाते हैं। प्लेन उछलकर दोबारा रनवे पर गिरता है। स्पीड बहुत तेज थी और रनवे ज्यादा बड़ा नहीं था। पायलट ने ब्रेक लगाया तो सभी टायर्स जाम हो गए और प्लेन रनवे पर घिसटता हुआ दूर तक गया, पर आखिरकार वो रनवे खत्म होने से पहले रुक गया। प्लेन रुकते ही पायलट ने जल्दी से जल्दी पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकलने को कहा और मात्र 90 सेकंड में सब बाहर आ गए। लेफ्ट गियर में हल्की सी आग उठी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने उसे उठने से पहले ही दबा दिया। इस तरह रॉबर्ट फिश और को पायलट ने बड़ी बहादुरी समझदारी से सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली। उन्हें पैसेंजर्स और टीम ने तो सम्मानित किया ही, साथ ही एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने एयरमैनशिप अवार्ड भी दिया। तारीफों के साथ साथ यहाँ पर कई सवाल भी थे, जैसे प्लेन का टैंक लीक हुआ कैसे। जांच में पता चला कि एक टेक्नीशियन ने कोई टूल गलत लगा दिया था, जिस वजह से फ्यूल टैंक का आउटर पाइप टूट गया और फ्यूल लीक होना शुरू हो गया। इसके अलावा इस घटना के लिए रॉबर्ट फिश की मानसिकता को भी जिम्मेदार माना जाता है। पर क्यों, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल प्लेन की स्क्रीन पर जब बार बार फ्यूल टैंक को लेकर चेतावनी आ रही थी, तो पायलट और को पायलट ने इस चेतावनी को कंफर्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब उन्हें फ्यूल कम होने के बारे में कोई रीजन नहीं मिला तो उन्होंने इसे कंप्यूटर एरर मान लिया। उनके अनुसार टैंक में फ्यूल कम ही नहीं हो रहा था, बल्कि ये तो सेंसर्स गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और ये सब हुआ कंफर्मेशन बायस की वजह से। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ये इंसानी दिमाग की एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ माइंड सिर्फ उन्हीं चीजों पर विश्वास करता है जो उसके हिसाब से मौजूद है, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती है। हमारा दिमाग भी सिर्फ उन्हीं चीजों के होने पर विश्वास करता है, बाकी चाहे जो भी होता रहे। और ये सब तब होता है जब इंसान या तो ज्यादा थका हुआ हो या फिर उसके ऊपर उसके काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो। ऐसी कंडीशन में इंसान अक्सर गंभीर चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर देता है। प्लेन में बैठे पायलट और को पायलट के साथ भी यही हुआ। जब उन्हें फ्यूल लीक होने का कोई भी रीजन नहीं मिला तो उन्होंने ये मान लिया कि टैंक में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक है, कंप्यूटर में ही गड़बड़ी हुई है जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। हालांकि उन्होंने फ्यूल इम्बैलेंस की समस्या को दूर कर दिया, लेकिन चंद मिनटों बाद जब दोबारा से सेम प्रॉब्लम हुई तब भी उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही मिनट बाद दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। जबकि इस कंडीशन में पायलट्स को अलग अलग चेतावनियों को समझकर ये समझना था कि प्लेन में फ्यूल लीक हो रहा है, पर इस काम में दोनों ही पायलट फेल रहे और फ्लाइट 236 के साथ इतना सब कुछ हो गया। अब इसे ईश्वर का आशीर्वाद कहें या अपनों की दुआ कि लोगों की जान बच गई। हालांकि यहाँ पायलट और को पायलट की समझदारी को भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उनकी गलतियों को छुपाना भी ठीक नहीं होगा। बल्कि ये सीख है आने वाले टाइम में उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स और उनके कैप्टन और हर इंसान के लिए कि कभी भी सिचुएशन को अपने दिमाग के हिसाब से मत देखो, बल्कि जो गड़बड़ है उसे हर अनुमान से पता लगाने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो स्टोरी दोनों आपको पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, पायलट की गलती नजरअंदाज की जा सकती है? उनकी बहादुरी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।